हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के इस चैनल पर आप लोगों को मैथमेटिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इससे पहले आप लोगों को जो है नंबर सिस्टम जो है कवर करा दिया गया है। तो नंबर सिस्टम में सभी जो है कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम के होते हैं और फिर उसके साथ में ही कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी टाइप्स को भी जो है वहाँ पर कवर कराया गया है। और उन सभी टाइप्स पर जो है आपको क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कराया गया है। तो आप लोग जाकर के नंबर सिस्टम को भी देखिए, और नंबर सिस्टम का जो है लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जाकर के आप लोग हमारे चैनल अपना कैरियर पर जो है जा कर के आप लोग विजिट कीजिए और वहाँ पर जो है नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उन क्वेश्चनों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इतना अगर हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो कवर करने के बाद हम लोगों में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है हमारा, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को बेहतर ढंग से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और उनके प्रश्नों को इसलिए कैसे हम लोग सॉल्व करें, इस तरीक़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर जिसको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया वो एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस करना आसानी से सीख जाएगा, और जो डिफरेंस आसानी से करना सीख गया उसके लिए फिर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के अंतर को जो है हम लोग लास्ट में सबसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जब भी आप लोग वीडियो को देखने बैठें साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठें, और जो भी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप लोगों को बताए जाते हैं, जो भी तरीके बताए जाते हैं, उन सभी को आप लोग नोट कर लिया करें। और आप लोग अपना नोट्स जो है खुद से बनाएं, या फिर अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसमें हम लोगों को सबसे पहले एचसीएफ के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो एचसीएफ में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है, या डिविज़र उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर फैक्टर की हम बात करें, ठीक है, जैसे हम कोई एक संख्या ले लेते हैं 16, ठीक है, 16। तो 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसके फैक्टर ज्ञात करने के लिए, यानी 16 का फैक्टर ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होता है, हमको ऐसे ऐसे नंबर खोजने होते हैं जिनसे ये संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2, तो 2 से 16 क्या है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 क्या है, 16 का एक फैक्टर है, यानी अपवर्तक है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 भी क्या है, 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 भी 16 का एक फैक्टर हो जाएगा, यानी एक अपवर्तक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 8 की बात करें तो 8 भी 16 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 8 भी 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 भी क्या हो जाएगा, 16 का एक फैक्टर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं 16 की, तो 16 भी क्या है, खुद का ही एक फैक्टर होता है, ठीक है। कोई भी संख्या क्या होती है, खुद का एक फैक्टर होती ही है, और एक जो होता है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, इसलिए एक को हम लोग इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 16 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो इस आधार पर अगर हम लोग फैक्टर की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि फैक्टर वह संख्याएं होती हैं, फैक्टर वह संख्याएं होती हैं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर वह संख्याएं होती हैं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं। यानी यहाँ पर जो 2, 4, 8, 16 ये सब दिए गए हैं, ये सब क्या हैं, 16 के अपवर्तक हैं, यानी क्या है, ये फैक्टर है, याद रखिएगा, ये क्या है, इसके फैक्टर है। तो आप लोगों को फैक्टर क्या होते हैं समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर देखें फैक्टर की एक लिमिट होती है कि हर किसी के
कोई भी संख्या होती है तो उसके फैक्टर क्या होते हैं, लिमिट में होते हैं, ठीक है, लिमिट में होते हैं, यानी उनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है। और उनके फैक्टरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, इससे आप लोगों को नंबर सिस्टम वाले वीडियो में बताया गया है कि कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो ये लिमिट हो गए, यानी इनकी संख्या लिमिटेड होती है, यानी ये सीमित होते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया है 27, ठीक है, क्या दिया गया है, 27 दिया गया है। और 27 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो 27 का फैक्टर एक होता है क्या, 3 होता है, ठीक है, क्योंकि 3 से 27 क्या होता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो 3 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम 9 की बात करें तो 9 भी क्या हो गया, इससे इस 27 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो 9 भी 27 का एक फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम 27 की बात करें, इसी तरह से अगर हम 27 की बात करें तो 27 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 9 27 क्या हो गए, इसके अपवर्तक हो गए, यानी इसके फैक्टर हो गए। ये एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर संख्या आपको दी गई होती है, जो संख्या आपको दी गई होती है, इस संख्या को अपवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं, याद रखिएगा। दी गई संख्या जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं समापवर्त्य की, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, क्या हो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। अगर हम लोगों को बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो कॉमन फैक्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई भी दो संख्या दी गई है, ठीक है, कम से कम 2 संख्या होनी ही चाहिए कॉमन फैक्टर के लिए, ठीक है। कोई भी 2 संख्या दी गई है तो हम छोटे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास है 6, तो 6 का हम फैक्टर कर दें क्या, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा और एक फैक्टर क्या होगा इसका, ठीक है, स्वयं 6 हो जाएगा, तो 6 को छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 12 की बात करते हैं, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर एक तो 2 होगा, 2 के बाद फिर 3 भी होगा और 4 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है। तो अगर हमको कॉमन फैक्टर बताना है, कॉमन फैक्टर CF बताना है, ठीक है, यानी समापवर्तक बताना है, तो दोनों में जो चीज़ें कॉमन दिखेंगी आपको, दोनों चीज़ों में जो आपको कॉमन दिखेंगी उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 दोनों में है, तो इसका एक 2 भी हो गया, और दोनों में 3 है, दोनों में क्या है, 3 है, तो 2 और 3 इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखें तो कितना हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर हो गया 6। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वही लिखा है, यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है, तो इस विभाजित करने वाली संख्या को समापवर्तक कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 6 है, ये 6 को तो विभाजित कर रहा है, साथ में 12 को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी वो संख्या जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अगर विभाजित करता है, ठीक है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग कहते हैं ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो कि हमारा टॉपिक है HCF, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि HCF क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 2 संख्याएँ हैं, ठीक है, ये वही एग्जाम्पल में फिर से हम लोग ले देते हैं 6 और 12 को, ठीक है, 6 और 12 को ले लेते हैं। तो 6 के हम लोग सबसे पहले क्या करें, फैक्टर लिख डालें। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा गुणे 3 होगा, और फिर 12 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 है, तो इसमें जो कॉमन है सभी में, ठीक है, क्या 2 कॉमन है, फिर उसके बाद 3 भी कॉमन है, फिर उसके बाद क्या है, 3 भी कॉमन है, तो दोनों में अब इससे ज़्यादा और कोई नहीं कॉमन है, यही मैक्सिमम कॉमन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, HCF बोल देते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं में या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे अधिक कॉमन होता है, जो सबसे अधिक कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, HCF बोल देते हैं। या फिर उसके बाद हम लोग ऐसी भी परिभाषा इसकी बोलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याओं को या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं,
कहते हैं? ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पर जैसे 6 हो गया और 12 हो गया, इसी एग्जांपल को एक बार फिर से समझें। 6 हो गया और 12 हो गया, तो यहाँ पर दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 6 होगी, जो कि 6 में भी है और 12 में भी शामिल है, तो 6 क्या हो जाएगी? इनकी HCF हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 8 और 16 की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पर HCF हमारा कितना? 8 हो जाता है। ठीक है, और HCF ज्ञात करने की कुछ विधियाँ हैं। ठीक है, HCF ज्ञात करने की, उससे पहले जो एग्जाम्पल दिया गया उसको आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 15, 30 और 45 संख्या दी गई है। ठीक है, क्या? 15, 30 और 45 ये संख्याएं हमारे पास दी गई हैं। अब आपको इसमें बताना है कि इसका HCF क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये सभी संख्याएं जो हैं 15 से डिवाइड हो जा रही हैं। 15 से डिवाइड हो जा रही हैं, तो 15 से डिवाइड हो जा रही हैं। 15 से बड़ी कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी जो सभी को विभाजित कर दे। तो कहने का मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 15। ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या दी गई है आपको, तो उसमें आप लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है। ठीक है, उसमें आप लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है, और वो संख्या क्या करे? दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे, तो वह संख्या क्या होती है? HCF होती है। ठीक है, और HCF ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, जैसे गुणनखंड विधि है। ठीक है, गुणनखंड विधि से HCF को कैसे ज्ञात करें? तो जैसे हमको यहाँ पर 20, 60 और 80 का यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है HCF क्या होगा, तो क्या करते हैं? 20 का फैक्टर कर देते हैं। तो 20 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 5 होता है, 5 20 हो गया। और फिर 60 का फैक्टर क्या होता है? तो ये होता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है। ठीक है, और 80 का फैक्टर क्या होता है? तो 80 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आपको दिख रहा है? यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, तो सभी में देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो इसका HCF हम लिख रहे हैं। HCF देख रहे हैं सभी में 2 है, अभी भी 2 और भी कॉमन है, तो 2 और कॉमन हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं और क्या कॉमन है, तो सभी में देख रहे हैं 5 कॉमन है। अब इसके अलावा और कोई भी संख्या सभी में कॉमन नहीं है। याद क्या रखना है आप लोगों को? सभी में कॉमन होनी चाहिए। तो सभी में अब कॉमन नहीं है, तो यही हमारा 2 दूनी 4 पंचे 20, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको ध्यान क्या देना होता है कि सभी में मैक्सिमम कॉमन जो होता है उसी को हम लोग HCF बोल देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब फिर इसके बाद जो है एक दूसरी भी विधि होती है HCF ज्ञात करने की, जिसको भाग विधि हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोगों को इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? 6 और 216 का LCM हम लोगों को ज्ञात करना है। 6 और 216 का, तो 6 का LCM अगर गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, पहले गुणनखंड कर दें। फिर उसके बाद 216 का गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 6 छोक 36 का 216 होता है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों में अधिकतम बार क्या कॉमन है? 2 और 3, 2 और 3 कॉमन है, तो सिंपली यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया? 2 गुणे 3 यही कॉमन है, तो यहाँ पर 6 हमारा HCF हो जाता है। लेकिन अगर हमको इसे भाग विधि से सॉल्व करना है, तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 216 में जो बड़ी वाली संख्या दी गई है उसमें छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, और ये कितना बचेगा? 3 36 हो गया, और 6 छोक 36। देख रहे हैं, इसी से ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो गया? यहाँ पर HCF हमारा हो गया 6। आप जिस भी विधि से ज्ञात करेंगे HCF आपका वही आएगा, चाहे गुणनखंड विधि से सॉल्व करें या फिर भाग विधि से। अगर 3 संख्याएं आपको दी गई हैं और भाग विधि से आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है कि आखिर इसका HCF क्या होगा, आप लोगों को बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो संख्याओं को सबसे पहले देखिए, तो इसमें सबसे छोटी संख्या का चुनाव कीजिए, और उससे बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में नहीं, उससे 27 से सबसे छोटी से बड़ी वाले में क्या करिए? उसमें डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 63 है। ठीक है, तो 63 में हम लोग 27 से भाग करेंगे, तो 27 दूना कितना आ जाएगा? 54। ठीक है, 27 दूना कितना हो जाएगा? 54, और 54 63 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 4 13 होता है, 9 बचा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा डिवाइड नहीं जा रहा है, तो फिर अब क्या करते हैं? जो हमारा भाजक होता है उस भाजक में हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं।
तो 9 त्रिक 27 हो गया, ये टोटली कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा भाजक बना था, अब ये भाजक जो है हमारा बड़ी वाली संख्या के लिए भाजक बनेगा। ठीक है, तो 9 से अब डिवाइड करेंगे हम 81 को, तो कितना आ जाएगा 9 9 81। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये लास्ट में भाजक बना, जो लास्ट में हमारा भाजक बना, यही भाजक हमारा HCF होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा HCF कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग और भी प्रश्नों की बात करें तो इन प्रश्नों में हम लोग देखें, भाग विधि से ही हम लोगों को मासा ज्ञात करना है यहाँ पर, यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो उस विधि से ज्ञात करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारी है कितनी, 228। कितनी है, 228 है। ठीक है, और 228 से बड़ी फिर कौन सी है, तो देख रहे हैं 282 है। ठीक है, 822 सबसे बड़ी है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 282 है। अब यहाँ पर 282 में हम लोग डिवाइड करेंगे 228 से, और 228 से जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा एक बार, तो कितना हो गया, 228 हो गया। और यहाँ पर हो गया 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर जो है कितना बचा हमारा, तो यहाँ पर हो गया 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचा हमारा, 54 बचा। अब ये 54 जो शेष बचा है, ये हमारा 228 के लिए भाजक का कार्य करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 228 में 54 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 228 में जब हम लोग 54 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 50 4 54, तो 50 चौका हो जाएगा 200, और फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 16। तो 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 216 जब घटेगा तो इसमें हमारा बचेगा कितना, तो यहाँ पर 8 में से 2 घटा, 6 घटा तो बचेगा 2, और यहाँ पर 1 बचा, 12 बचा है। अब फिर उसके बाद जो है ये 12 हमारा भाजक बनेगा इस 54 के लिए। अब 54 में डिवाइड करते हैं तो 54 में, तो आपको पता है 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो 12 चौक हो गया 48, और ठीक है यहाँ कितना बचा हम लोगों का, तो 6 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 बचा, और 6 अब जो है 12 के लिए हमारा भाजक बन जाएगा, 12 के लिए, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर ये पूरा तरह से कैंसिल आउट हुआ, तो यही 6 हमारा अब 822 के लिए, यही 6 हमारा 822 के लिए भाजक का काम करेगा। तो अब 6 से डिवाइड करते हैं हम लोग 822 को, 6 से डिवाइड करते हैं 822 को। तरीका आप लोग सीख लीजिए, बाकी इस विधि से आप लोगों को आपके एग्जाम में नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हम आप लोगों को एक अलग से मेथड बताएंगे, उसी मेथड पर आप लोग चलेंगे तो आसानी से आप लोग जो है HCF हो चाहे LCM हो आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 6 कम हो जाएगा 6, तो कितना बचा 2, यहाँ पर हो गया 22, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 18 हो गया, 18 4 22 4 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना 2 बचा, फिर हो गया 6 7 42। ठीक है, तो देख रहे हैं ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है। तो लास्ट वाला जो भाजक होता है हमारा, यही हमारा HCF बनता है। तो हमारा HCF इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर हम आप लोगों से HCF की चर्चा किए। HCF क्या होता है, तो HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। याद रखना है कैसी संख्या बड़ी से बड़ी होती है। ठीक है, और फिर HCF कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, जो संख्याएं दी गई होती हैं उनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और जो सबसे अधिक बार कॉमन होता है वही हमारा HCF हो जाता है। भाग विधि में क्या करते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या का चुनाव करते हैं, फिर उससे बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट में उसमें हमारा भाजक बचता है वह भाजक जो है सबसे बड़ी संख्या के लिए भाजक का काम करता है, और उससे वो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो हम कहते हैं यही संख्या क्या है, इसकी HCF है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं LCM की। LCM, तो LCM आपको पता है LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट, ठीक है, कॉमन, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है, अपवर्त या गुणज। ठीक है, अपवर्त या गुणज, ठीक है, ये होता है मल्टीपल। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, मल्टीपल के बारे में आपसे बात करी गई है। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है, यानी जितनी संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, किसी दी हुई संख्या से जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सभी अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपवर्त या गुणज कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं क्या, कि हमको कोई संख्या दी गई है 3 6 9 12। ठीक है, अब इसका जो है हम लोगों को क्या बताना है,
ठीक है, मल्टीपल बताना है। ठीक है, तो मल्टीपल क्या है, तो 3 से ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं इससे विभाजित हो रही हैं। तो ये जो संख्याएं हमारी हुई, ये संख्याएं क्या हो गई, मल्टीपल हो गई। क्या हो गई, मल्टीपल हो गई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टीपल है ये सब, गुणज हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, गुणज हैं ये सब सभी संख्याएं। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल, और फिर उसके बाद ऐसे 2 के मल्टीपल होंगे, खूब ढेर सारी संख्याएं, ऐसे 3 के, हर एक संख्या के 4 के मल्टीपल होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर मल्टीपल को, तो मल्टीपल कैसे हैं, मल्टीपल लिमिटलेस हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। ये ऐसे इनको गुणा करते चले जाइए और ये ढेर सारी संख्याएं ऐसे देती चली जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल जो है यहाँ पर लिमिटलेस हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, असीमित है। जबकि वहीं पर हम लोग जो फैक्टर की बात कर रहे थे, फैक्टर लिमिटेड होते हैं। फैक्टर कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और ये लिमिटलेस होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग अगर कॉमन मल्टीपल की बात करें, ठीक है, कॉमन मल्टीपल की बात करें, जैसे हमारे पास एक संख्या 3 है और एक संख्या हमारे पास 4 है, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हमको अगर बताना है तो 3 का मल्टीपल लिखते जाइए, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे इन सभी के मल्टीपल आते रहेंगे। और 4 के मल्टीपल अगर हम लोग लिखें तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, 4, 8, 12, फिर उसके बाद जो है 16, ये सब जो है 4 के मल्टीपल है। तो इसमें दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो दोनों में दिख रहा है 12। ठीक है, दोनों में 12 क्या है, इसका कॉमन मल्टीपल है, तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी होती है इसमें कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वह संख्या, ठीक है, जो दी हुई प्रत्येक संख्या से, यानी 3 से भी 4 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कोई संख्या दी हुई संख्याओं से, ठीक है, कोई संख्या दी हुई संख्याओं से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया गया है जो 45 है, ठीक है, वो 45, 3, 9, 15 इन सभी से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 45 क्या हो गया, 3, 9, 15 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो गया। 3, 9, 15 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 3, 9, 15 का कॉमन मल्टीपल यानी CM इसको बोल देते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 45। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, वहीं पर लास्ट में लिखा है कि 3, 9 और 15 का समापवर्ती क्या है, 45 है। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि 2 और फिर उसके बाद 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा। 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लघुत्तम समापवर्ती की, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। याद रखना है आप लोगों को, मल्टीपल की बात करी गई है, उस छोटे से छोटे मल्टीपल की बात की गई है जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित जो संख्या होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2, अब 2 का मल्टीपल हम लिखते चले गए तो 2 के ये मल्टीपल हो गए, 3 का मल्टीपल लिखते चले गए तो 3 के मल्टीपल ये हो गए, अगर 4 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो ये सब 4 के मल्टीपल हो गए। अब इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल सभी में क्या है, तो सभी में देख रहे हैं 12 इसमें हमारा कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें हमारा कॉमन मल्टीपल जो हो गया, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो क्या हो गया, 12 हो गया, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करें, किसी भी संख्या का, जैसे 3 का, 6 का
और 4 का अगर हम लोगों को बताना है तो आप क्या कीजिए, 3 का मल्टीपल लिखते चले जाइए, 3 का गुणज लिखते चले जाइए, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का लिखते चले जाइए तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इस तरह से। और 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इन सभी में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो सबसे छोटा कॉमन कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इनका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका भी एलसीएम 12 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, अगर हम बात करें कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इन विधियों में आपको एक विधि मिलेगी गुणनखंड विधि। ठीक है, और गुणनखंड विधि में संख्याओं का आपको सबसे पहले गुणनखंड करना होता है। तो जैसे मान लेते हैं 125, 625, 750 का गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड की विधि से एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 125 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3। 625 का कितना होता है, तो 5 की पावर 4। 750 का कितना होता है, 5 का क्यूब गुणे 6 होता है। ठीक है, तो इन सभी में कॉमन क्या है मैक्सिमम, तो 5 की पावर 4 कॉमन है, और फिर उसके बाद 6। ठीक है, तो इन सभी में देखिए 5 की पावर 4 मैक्सिमम पावर आपको लिखनी होती है इसमें। ठीक है, कौन सी पावर लिखनी होती है, मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 5 की पावर 4 हो गया। फिर उसके बाद जो नंबर हमारा बचा हुआ है उस नंबर को भी हमें लिखना होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 3750 आ जाएगा। 5 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 625, और 625 में जब 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3750 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चलिए एक छोटे से नंबर से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, छोटे नंबर की बात करते हैं, जैसे 8 और फिर उसके बाद 16 की बात करते हैं। तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। मैक्सिमम पावर इसमें सेलेक्ट करना होता है हम लोगों को, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और फिर अगर कोई संख्या, जैसे हम 24 और 16 की बात करें, किसकी, 24 और 16 की बात करें, तो 24 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये 8 हो गया ना, 8 3 24। और फिर उसके बाद 16 की बात करें तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर, और उसके बाद जो संख्या बची हुई है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान देनी होती है गुणनखंड विधि में। और फिर उसके बाद भाग विधि में हम लोगों को क्या ज्ञात करना है। ठीक है, भाग विधि में हम लोगों को एलसीएम बताना है, वही 125, 625 और 750 का। तो सभी को हम ऐसे नंबर खोजते हैं जो अधिक से अधिक संख्याओं को कैंसिल आउट कर दें। तो 5 से इसको काटेंगे तो 125 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 625 125 हो जाएगा, और 750 कितना हो जाएगा, 150। फिर 5 से तो 25 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 6 एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद 6 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 6 भी एज इट इज, तो लास्ट में 1 1 1 आ जाता है। और फिर उसके बाद जो ये संख्याएं हमको मिली, इन्हीं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो इन सभी का गुणा कर दिया गया, कितना आया, 3750 आया। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ नोट हम लोगों को दिए गए हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट 7 पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व कर लेने। कहने का मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा गुणे मासा के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। और फिर एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, भिन्नों का मासा व लासा ज्ञात करने से पहले उन्हें सरलतम रूप में व्यक्त कर लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर आप 4/8 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में सबसे पहले व्यक्त करना होगा 1/2, फिर उसके बाद उसका एलसीएम आप लोग या फिर एचसीएफ ही ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर भिन्न का मासा आपको ज्ञात करना है तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। अगर लासा आपको ज्ञात करना है तो अंश का लासा ज्ञात करेंगे और हर का मासा ज्ञात करेंगे।
ठीक है। इन सभी पर आधारित आगे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस कराए हैं, तो उन पर जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मासा भिन्न का ज्ञात करना है तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। अगर फिर हम लोगों को भिन्न का लासा अगर ज्ञात करना है तो अंश का लासा ज्ञात करेंगे और हर का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है दशमलव संख्याओं का अगर एलसीएम हम लोगों को या एचसीएफ बताना है तो उनको भिन्न में बदलकर ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपका आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बता रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आसान होंगे, मासा जो होता है वो सदैव सबसे छोटी संख्या के समान या उससे छोटा होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे हम 6 और 12 के एचसीएफ की बात करें तो इसका जो एचसीएफ है वो तो 6 होगा, तो यानी छोटी संख्या के समान, या एचसीएफ जो होगा वो हमेशा छोटी संख्या से छोटा ही होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एचसीएफ जो होगा वो छोटी संख्या के समान या छोटी संख्या से छोटा होगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसी का अपोजिट होता है एलसीएम सदैव बड़ी संख्याओं के समान या बड़ा या उससे बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पर 6 और 12 के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 12। ठीक है, तो एलसीएम जो होता है वो बड़ी संख्या के बराबर होता है या बड़ी संख्या से बड़ा होता है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना है, ये दोनों पॉइंट, और इन्हीं दोनों पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अब एक बार में हम लोग दोनों को एक साथ रिकॉल करते हैं और फिर उसके बाद जो है देखते हैं। यहाँ पर हम एचसीएफ और फिर उसके बाद यहाँ पर एलसीएम दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, और 6 और 12 के एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं 6 और 12 के। ठीक है, किस किन संख्या के? 6 और 12 के ही बात करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 6 और एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। हमारी बात को ध्यान से सुनो, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। और एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, को और से में अंतर आप लोग समझ जाइए। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। और एलसीएम क्या होता है कि दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 6 और 12 से 12 पूरी तरह विभाजित हो रहा है और यहाँ पर 6 और 12 6 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो ध्यान रखना है एलसीएम और एचसीएफ में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके टाइप के क्वेश्चन की, कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आप पूछे जाते हैं, और उनमें हम लोग छोटे छोटे तरीकों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।